आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जीएफआर में गवर्नमेंट अकाउंट पे चर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट अकाउंट जीएफआर में रूल 71 से रूल 129 के अंतर्गत दिया हुआ है। जीएफआर में रूल 71 से रूल 87 के अंतर्गत ये बताया गया है कि गवर्नमेंट अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, किस फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसका डिवीजन कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, बैंक के साथ कैसे अकाउंटिंग होगी, पीएफएमएस के साथ उसका क्या तालमेल होता है, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में हम कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं। ये सारी बातें हमें रूल 71 से रूल 87 के अंतर्गत बताई गई हैं। और रूल 88 से रूल 129 में हमें गवर्नमेंट के जो मुख्यतः 7 अकाउंट्स हैं, एनुअल अकाउंट, प्रोफार्मा अकाउंट, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स, फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमें रूल 88 से रूल 129 में देखने को मिलती हैं। लेकिन उस अकाउंट में जाने से पहले हमें जो समझना है कि गवर्नमेंट की अकाउंटिंग जो होती है, जो गवर्नमेंट की अकाउंटिंग वहाँ उस अकाउंट तक आने से पहले हम उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं, ये सारी बातें हमें रूल 71 से रूल 87 में कही गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ रूल 71 को। रूल 71 हमारा है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट से संबंधित, यानी गवर्नमेंट का अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो एक वर्ष के लिए होता है, एक किसी वित्तीय वर्ष के लिए। तो जब हम गवर्नमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस समय हम गवर्नमेंट की रिसीट क्या थी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, इसका पूरा विवरण लेते हैं। यानी गवर्नमेंट की जो कुछ भी रिसीट रही है और गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, इसको अकाउंटिंग में लेते हैं। फिर इन चीज़ों को लेने के बाद जब हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है। यानी जब अकाउंटिंग हम रिसीट हमें पता चल जाता है, हमारा डिसबर्समेंट पता चल जाता है, तो हम देख लेते हैं कि हम फायदे में हैं कि नुकसान में हैं। तो हमें ये इस अकाउंटिंग में हम ये चीज़ भी ले आते हैं कि सरप्लस में है या डेफिसिट में है। साथ ही साथ अब जब इतनी चीज़ें हमें पता चल रही हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि पिछले वर्ष की जो हमारी अकाउंटिंग थी उसमें हमारे पास जो लाइबिलिटी थी या जो हमारे पास एसेट्स थे उसमें क्या चेंजेज आए हैं। यानी इस वर्ष की अकाउंटिंग में हम हमारे जो भी अंतर आए, जिस भी पोजीशन में हम हैं, फायदे में हैं, घाटे में हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटी या एसेट्स पर भी पड़ा होगा, तो उसमें भी चेंजेज आएंगे। तो हम उस चीज़ को भी यहाँ ले आते हैं। तो इस तरह से हम उसकी अकाउंटिंग को तैयार करते हैं। अब ये अकाउंटिंग जो कर रहा है कौन तैयार करेगा, तो इसके लिए सीजीए रिस्पॉन्सिबल है। सीजीए का ही ये काम है कि वो इस अकाउंट को तैयार करें। तो सीजीए जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, वो इस अकाउंट्स को तैयार करते हैं। और जब वो अकाउंट्स तैयार करते हैं तो इसको सर्टिफाई करता है CNDG। उन्हें CNDG जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑडिट की, वो इसको सर्टिफाई करती है कि हाँ ये जो भी अकाउंट्स तैयार हुआ है ये ठीक है। और साथ ही साथ उसके अपनी एक रिपोर्ट भी लगाते हैं उस अकाउंट के संबंध में, जो भी बनाया गया। चूँकि वो ऑडिट अथॉरिटी है, तब वो देखते हैं कि वो अकाउंटिंग जो भी हुई है वो कैसे हुई है, उसमें उनकी अपनी क्या राय है। तो इस संबंध में वो अपनी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं उसके साथ। अब जब रिपोर्ट उनकी लग जाती है तो ये चीज़ें जो है फिर प्रेसिडेंट के पास प्रस्तुत होती हैं और प्रेसिडेंट फिर इसको पार्लियामेंट के समक्ष रख देते हैं। इन सारे प्रोसेस में, यानी जब प्रेसिडेंट के पास तक जाने में, इन सारी चीज़ों के लिए एक टाइम फ्रेम है कि ये चीज़ें जब भी फाइनेंशियल ईयर आपका समाप्त होनी, जब भी अकाउंट क्लोज हुआ आपका, उसके 6 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। ऐसा एक प्रोविजन बनाया गया है कि ऐसे इतना कम से कम इतने समय में ये चीज़ें लगभग हो जाएं। आते हैं रूल 72 पर। रूल 72 हमारा है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट से संबंधित। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जीएफआर में रूल 7 में था कि गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स हैं वो एक निश्चित प्रारूप पर रखे जाएंगे। तो वही बात यहाँ कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 150 के प्रोविजन के अनुसार
गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स रखे जाएंगे वो एक निश्चित फॉर्म में होंगे, निश्चित प्रारूप में होंगे। तो यहाँ वही उसी प्रारूप की बात है कि जब गवर्नमेंट की अकाउंटिंग की जाती है तो गवर्नमेंट ने जो भी उसके लिए उस अकाउंटिंग को करने के लिए जो भी फॉर्म्स दिए हैं, जो भी प्रारूप बनाए हैं, उसी प्रारूप पर हो। और ये प्रारूप सीजीए तैयार करता है सीएनडीजी के एडवाइस पर, और वो प्रेसिडेंट फिर उसको अप्रूव करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब जो सीजीए इस फॉर्म को तैयार करता है, मान लीजिए इस फॉर्म में कोई बदलाव है, उसमें कोई चेंजेज हैं, उस फॉर्म के प्रारूप को बदलना है, तो वो भी करता है सीजीए। किसकी? सीएनडीजी के एडवाइस पर प्रेसिडेंट से कंसेंट लेकर के ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इस संबंध में कि अकाउंट्स कैसे लोग बनाएं, उसमें क्या एंट्री करें, कैसे उस एंट्री को दिखाएं, ये सारी बातें अगर समझाने के लिए कोई मैनुअल्स या इंस्ट्रक्शन बनाने हैं तो वो भी सीजीए इस संबंध में तैयार करता है। अब बात आती है रूल 73। रूल 73 हमारा है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट से संबंधित, यानी अकाउंट्स के संबंध में प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 का जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल है यही पर्याप्त है सारी प्रिंसिपल्स को बताने के लिए। उसमें गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग होगी वो कैसे होगी, इसके सारे सभी नियम्स उसमें उसी में दिए हैं, वो सारे प्रिंसिपल उसी में हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है अकाउंटिंग रूल ऑफ ट्रेजरी, अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरी में भी देख सकते हैं, अगर ट्रेजरी से संबंधित है तो उसके प्रिंसिपल उसमें दिए हुए हैं। फिर कुछ डिपार्टमेंट हैं जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो उनके लिए जो है अकाउंट कोड का वॉल्यूम 3 है, वो उन डिपार्टमेंट को पता रहता है, उसके बारे में उनमें दिया हुआ है कैसे उसका एडजस्टमेंट करें, कैसे अकाउंटिंग करें। डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या और भी कोई टेक्निकल नेचर के डिपार्टमेंट है तो उनको एक छूट मिली हुई है, क्योंकि उनका जो काम, जो उनकी अकाउंटिंग होती है अपने अंदरूनी मामलों में, यानी जो उनकी अपनी इंटरनल जो अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी जटिल हो जाती है, तो इसके लिए उनको एक छूट है कि वो अपना जो है अपने लोगों के लिए एक अपना जो है मैनुअल बना सकते हैं कि आप कैसे अकाउंटिंग करें, ताकि जो है जब यहाँ अकाउंटिंग जाए तो सही रूप में जाए, उसी फॉर्म में जाए। अब आती है रूल 74 की। रूल 74 है कैश बेस अकाउंटिंग से संबंधित है, यानी गवर्नमेंट की जो भी अकाउंटिंग होगी वो कैश बेस होगी, यानी गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कैश बेसिस पर की जाएगी। बुक एडजस्टमेंट यहाँ पर अपवाद है। साथ ही साथ गवर्नमेंट यदि कोई ऑर्डर सीएनडीजी से के सलाह पर कोई और भी ऑर्डर इशू करती है कि इस तरह की चीज़ों को कैश बेसिस पर न लिया जाए, तो वो चीज़ भी इस अपवाद में आ सकती है, उस चीज़ को भी छोड़ा जा सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट की सारी अकाउंटिंग जो है कैश बेसिस पर होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कैश बेसिस पर अकाउंटिंग होगी तो उसमें कैश का एक्चुअल रियलाइजेशन होना जरूरी है, यानी गवर्नमेंट जो भी अकाउंटिंग करेगी, यानी जो भी उसने रिसीट उसको हुई, जो भी उसने एक्सपेंडिचर किया, सबका जो एक्चुअल में कैश में हुआ है वही उसकी अकाउंटिंग अलग करेगी। और अभी जो बकाए हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कुछ देने हैं, गवर्नमेंट उससे लेने हैं, इस तरह का जो अकाउंटिंग है उसको अलग दिखाए। अब बात आती है रूल 75 पीरियड ऑफ अकाउंट्स की। तो यहाँ बहुत स्पष्ट है कि जो गवर्नमेंट का अकाउंटिंग का पीरियड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से 21 मार्च होता है। अब आते हैं रूल 76 पर। रूल 76 है हमारा करेंसी इन विच अकाउंट्स आर केप्ट। रूल 76 में हमें बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होगी वो रुपए में होगी, गवर्नमेंट की सारी अकाउंटिंग रुपए में की जाएगी। यदि हमें कोई फॉरेन एड या फॉरेन करेंसी प्राप्त हो रही है तो हम उस करेंसी को पहले इंडियन रूपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग करेंगे। अब आते हैं रूल 77 में। रूल 77 है मेन डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट से संबंधित, यानी अकाउंट्स जो भारत सरकार के अकाउंट्स हैं वो कैसे रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार की जो अकाउंटिंग है वो 3 पार्ट्स में होती है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा है पब्लिक अकाउंट। तो यहाँ इसमें सबसे मुख्य है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में फिर हम डिवीजन करते हैं और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो अब जब हम कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में इसको डिवाइड करते हैं तो फिर से इस रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को फिर से हम इसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब इसको रेवेन्यू अकाउंट को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, रिसीट हेड और एक्सपेंडिचर हेड। अब रेवेन्यू अकाउंट में जो रिसीट हेड होता है
उसमें गवर्नमेंट को जो हम जगह जगह से जो कलेक्शन होता है रेवेन्यू के रूप में, जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस लेती है, गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ से जो चीज़ें रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होती है वो इस रिसीट हेड में ली जाती है, यानी उसको इस रिसीट हेड में रखा जाता है। और रेवेन्यू से जो भी पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर हेड में होता है। तो यहाँ रेवेन्यू अकाउंट में जो हमारा अकाउंट हो जाता है रिसीट हेड रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंडिचर हेड रेवेन्यू अकाउंट, तो इस तरह से रेवेन्यू अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। फिर उसी तरह से कैपिटल अकाउंट में 3 सेक्शंस हो जाते हैं। इन 3 सेक्शन में रिसीट हेड यानी कैपिटल अकाउंट में, यानी भारत सरकार के जो कैपिटल है उससे अगर उसको कुछ प्राप्ति होती है तो वो रिसीट हेड के अंतर्गत आ जाता है, तो रिसीट हेड कैपिटल अकाउंट हो जाता है। और इसी तरह से अब गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कैपिटल बढ़ा रही है अपनी, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हेड हो जाता है, एक्सपेंडिचर हेड कैपिटल अकाउंट हो जाता है। फिर इसी तरह से पब्लिक डेब्ट है, कहीं गवर्नमेंट ने किसी से लिया है, यानी कभी कभी गवर्नमेंट भी उधार देती है लोगों को, तो वो उसकी एसेट्स ही है, तो इस तरह से पब्लिक डेब्ट या लोन एंड एडवांसेस हैं गवर्नमेंट के, तो ये इसका भी एक अकाउंट है। तो ये पब्लिक डेब्ट लोन्स एंड अकाउंट्स ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से 3 सेक्शन में हमारा फिर कैपिटल अकाउंट डिवाइड किया जाता है। अब इसको भी फिर हम डिवाइड करते हैं सेक्शन में, जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, इस तरह से सेक्शन बने हुए हैं। यानी गवर्नमेंट जब काम करती है तो जनरल पर्पस के लिए काम कर रही है, किसी सोसाइटी के लिए काम कर रही है, जैसे हम लोग देखते हैं भाई किसी को के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है, तो एक सोसाइटी से संबंधित है, तो वो सोसाइटी हो गया। तीसरा इकोनॉमिक, कहीं कोई सेटअप लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है, तो वो इकोनॉमिक सर्विस के अंदर। तो ये हमारे जो है इस सेक्शन के बाद हमारे इस सेक्टर आ गए, यानी इस सेक्टर में अब गवर्नमेंट उसको डिवाइड करती है। तो अब इसमें से कौन सा किस सेक्शन का पैसा किस सेक्टर में गवर्नमेंट को लगाना है ये निश्चित किया जाता है। तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को लगता है कि हमें बहुत जगह जो है एक कम्युनिटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए कई जगह हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत है, गवर्नमेंट है अब उसके लिए पैसा देगी। तो अब यहाँ जो इस सेक्टर में यानी जनरल सर्विसेज, सोसाइटी सर्विसेज और तीसरा आया इकोनॉमिक सर्विस, तो हम यहाँ हमें समझ में आता है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए काम हो रहा है। तो अब ये सोसाइटी, इस सोसाइटी में गवर्नमेंट पैसा देगी। अब ये सोसाइटी का काम जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री करती है वो उनके हिस्से में चला जाएगा, वो करेंगे। हॉस्पिटल बना रहा है तो बनाना है तो ठीक है, वो मिनिस्ट्री हो सकता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेल्थ, जो गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो देखे इस काम को, तो वो बाद की चीज़ है, वो बाद में आती है। लेकिन पहले यहाँ डिसाइड हो गया कि हमको इस सेक्टर में काम करना है। तो जब ये सेक्टर डिसाइड हुआ तो यहाँ हमको पता चलता है कि तब यही हमको अलॉट होता है मेजर हेड, यानी इस सेक्टर में चूंकि बड़ा काम है तो इस सेक्टर में हमें अब डिसाइड हो गया कि ये मेजर हेड है। फिर उसके बाद अब जब सेक्टर डिसाइड हो गया तो उसमें क्या प्रोग्राम होगा, क्या स्कीम होगी, फिर उसी तरह से फिर वो डिवीजन हो जाता है मेजर हेड का माइनर हेड में, फिर माइनर हेड से सब माइनर हेड में, फिर डिटेल हेड में, जैसे जो भी उनके अकाउंटिंग की चीज़ें हैं वो ऐसे कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये हमारा प्रोसेस इस तरह से आता है, इस तरह से चीज़ें आती हैं। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। अब दूसरी बात आती है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को क्लियर है कि यहाँ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार की एक संचित निधि है, उसमें एक निश्चित अमाउंट रहता है और जिसको जब जरूरत पड़ती है, कभी ऐसी आकस्मिक निधि है तो आकस्मिक चीज़ें खर्चे की जरूरत पड़ती है तो निकाली जाती है, फिर उसको रिकूप भी किया जाता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मेजर हेड, वहाँ मात्र एक मेजर हेड अलॉट किया है और उस मेजर हेड का फिर से डिवीजन है कि वो मेजर हेड जो है माइनर हेड में है, सब माइनर हेड में है। उस मेजर हेड में जो उन्होंने दिया कंटीजेंसी फंड में, उसमें फिर क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम है, इसी हिसाब से उसको मेजर हेड, माइनर हेड, सब माइनर हेड, डिटेल हेड के अनुरूप उसको बांट दिया है। अब उसके बाद बात आती है पब्लिक अकाउंट की। तो पब्लिक अकाउंट में हमारा जो पब्लिक डेब्ट है, इसको ये पब्लिक डेब्ट ये कैसा डेब्ट है,
यहाँ पर इन चीज जो इसमें जो चीजें आ रही हैं उसको छोड़ करके, इस डेप्थ को छोड़ करके जो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है, पब्लिक अकाउंट में जो जमा हो रही हैं, जो यानी पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट के पास ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग इसमें बेहतर, हमने पहले भी इसकी हम लोग चर्चा कर की है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गवर्नमेंट कई हम लोगों से, गवर्नमेंट के कर्मचारियों से या पब्लिक से पैसा जमा कराती है। जैसे NSC है, किसान विकास पत्र है, इसके रूप में लोग 5-5 साल के लिए पैसा जमा करते हैं, उसमें गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देती है। या GPF प्रोविडेंट फंड है, ये सब जमा कराते हैं। इस तरह के जो गवर्नमेंट के पास जो जमा होते हैं वो जो है पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उसमें एडवांस है, रेमिटेंस है। पब्लिक अकाउंट एक तरह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, जो जब जिसको जरूरत होगी तो वो फिर गवर्नमेंट से ले लेगा, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वहाँ एक तरह से लोगों ने गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट का, जैसे हम लोग पब्लिक मनी देखते हैं कि सरकार की मनी है, उस तरह से वो पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट के पास जमा है। तो ये हमारा पब्लिक का अकाउंट के अंतर्गत आता है। आते हैं रूल 78 पर। रूल 78 है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट से संबंधित। तो जनरल रूल यही है कि जब गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट, गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है वो प्रोग्राम पर, एक्टिविटी पर, इन चीज़ों पर खर्च करती है। तो हम लोगों ने जब वहाँ अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिवाइड किया था, तो हम लोगों ने देखा था कैसे सेक्शन से हम सेक्टर में आए थे कि किस सेक्टर में अब हमें खर्च करना है। तो जैसे वहाँ बात आई थी कि हाँ जनरल सर्विसेज पर या सोसाइटी सर्विसेज पर या हमें इकोनॉमिक सर्विसेज पर खर्च करना है, तो यही सेक्टर हमें क्लासिफिकेशन के लिए आगे बढ़ाता है। यानी अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने वहाँ एग्जाम्पल रखा था कि हमें हॉस्पिटल बनाने हैं, अब हॉस्पिटल बनाने हैं तो ये गवर्नमेंट की इस गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम हो गया। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है हॉस्पिटल बनाना। तो अब ये इसका क्लासिफिकेशन होगा, उस प्रोग्राम को एक मेजर हेड के अंतर्गत ले आया जाएगा, यानी उसके लिए अलॉट हो जाएगा मेजर हेड। उसमें गवर्नमेंट जितना भी सोचती है अमाउंट, वो अमाउंट आ जाएगा कि इस मेजर हेड में इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यानी जो सेक्टर में जो प्रोग्राम आया, जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया कि हमें ये हॉस्पिटल बनाने हैं, वो उस प्रोग्राम में हमारा शामिल हो जाएगा। उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम अलग कर रहे हैं उस प्रोग्राम में। मान लीजिए उस प्रोग्राम में एक जगह हमें बिल्डिंग बनानी है, एक जगह हमें मशीनरी लेनी है और एक रिसर्च डेवलपमेंट का विंग हमें देना है। तो अब इस प्रोग्राम को हमने 3 जगह डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा माइनर हेड के अंदर आ गया। इसमें फिर हमको कोई और स्कीम बनानी है, यानी जो हमारी जो बिल्डिंग थी उसमें हम AC या नॉन AC का प्रोविजन कर रहे हैं, तो हमारा वो जो है वो स्कीम में चली गई, यानी वो माइनर हेड का जो सब हेड है उसमें आ गई। तो इस तरह से वो छोटी हो जाएगी और फाइनली उस प्रोग्राम में जो फाइनल पेमेंट हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अब सैलरी लोगों को दे रहे हैं, वेजेस हम दे रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हेड हो जाएगा। वेज का, यानी जो हमने वेजेस पेमेंट किए हैं उसको ऑब्जेक्ट हेड। या ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा हुआ, जो चीज़ों को लाने, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, वो हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है और ऐसे ही हम जो है क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें जो हमारा 6 टियर सिस्टम होता है, यानी जो है मेजर हेड भी कभी कभी जो है फिर से डिवाइड होता है सब मेजर हेड में। फिर उसके बाद आता है माइनर हेड जो है फिर सब माइनर हेड में भी होता है, फिर उसको सब माइनर हेड में डालते हैं। फिर डिटेल हेड होता है हमारा और फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट हेड होता है। तो ये हमारा जो 6 टियर सिस्टम यानी 6 टियर सिस्टम है, इसको 15 जब हम अकाउंटिंग में जब इसको हम डालते हैं तो इसके लिए हम 15 डिजिट का एक नंबर होता है, उससे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें पहले 4 अंक जो हमारे मेजर हेड के होते हैं। तो इसी तरह से जो है उन 15 जो नंबर का डिजिट होता है उससे हमारा क्लासिफिकेशन क्लियर होता है कि किस जगह का पैसा किस जगह पर है, कहाँ है, किस के और फाइनल कहाँ जा रहा है। तो ये हमारी वहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब आते हैं रूल 79 पर, जो कि है अथॉरिटी टू ओपन न्यू हेड ऑफ अकाउंट्स से संबंधित। यानी अब जब क्लासिफिकेशन हो गया और बात आ रही है कि जो है कोई नया अकाउंट खोलने की, तो ऐसे यहाँ जो भारत सरकार के
मेजर हेड और माइनर हेड की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसकी जिम्मेदारी है इस चीज़ को देखने की। यानी ये सब उसी के, वो जो यूनियन का या स्टेट का जो हेड रखता है, मेजर हेड या माइनर हेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रखता है। अब अगर कोई नया मेजर हेड या माइनर हेड ओपन करना है तो फिर ये यही मिनिस्ट्री जो है इसको ओपन कर सकती है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हेड ऑफ जो मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो वही खोल सकते हैं। और वो जैसा कि आर्टिकल 150 का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंगली जो है सीएजी के एडवाइस से जो है फिर वो एक नया अगर कुछ ऐसा करना है तो वो करेंगे। फिर अब अगर उससे छोटी बात है, यानी अगर मान लीजिए कोई सब हेड ओपन करना है, ये क्लियर है कि मेजर हेड और माइनर हेड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही, ये अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है कोई अगर नया ओपन करना है तो। लेकिन माइनर हेड का जो सब हेड है या डिटेल्ड हेड है, ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसको कोई नया हेड है तो उसको वो खोल सकते हैं और इसके लिए वो सूचना दे देंगे उस मिनिस्ट्री को कि हाँ हम ये हेड खोल रहे हैं, और इस तरह से उनको ये सुविधा है कि वो सब हेड या डिटेल हेड ओपन कर सकते हैं नया। वो जो मिनिस्ट्री होगी उस कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। इसी तरह से जो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उनके जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हैं, यानी उनके जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है उनको भी एक अधिकार मिला हुआ है कि वो भी सब हेड या माइनर हेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन किसका? वो होगा पब्लिक अकाउंट का। यानी पब्लिक अकाउंट का अगर कोई माइनर हेड का सब हेड या डिटेल्ड हेड उस प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को लगता है कि खोलना जरूरी है तो वो उसको खोल सकते हैं। यानी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जो सब हेड हैं, डिटेल हेड, वो ओपन नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक अकाउंट के जो है सब हेड या डिटेल हेड को उनके द्वारा ओपन किया जा सकता है, वो एक नया हेड ओपन कर सकते हैं इस तरह का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। लेकिन जब इस तरह के न्यू हेड खोले जाएंगे तो फिर उसमें प्रोसेस वही पहले वाली अपनानी होगी कि वो जो चाहे वो मेजर हेड खोला जाए, माइनर हेड खोला जाए, तो उसमें ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि वो किस सेक्टर में खोला जा रहा है और फिर उसके बाद उस सेक्टर से किसको दिया गया, किस प्रोग्राम में, यानी उस सेक्टर से फिर जो मेजर हेड है उस कैसे सब मेजर हेड में आया, माइनर हेड में आया, डिटेल हेड में आया, वो प्रोग्रामिंग उसकी क्लियर होनी चाहिए। जब भी नया हेड खोला जाएगा तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए उसमें, तभी हम वो हेड नया खोला जा सकता है। अब आते हैं रूल 80 पर। रूल 80 है हमारा कन्फर्मिटी ऑफ बजट हेड विथ रूल्स ऑफ क्लेरिफिकेशन, यानी जो है जो गवर्नमेंट का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ये कंफर्म होना चाहिए कि जो जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश है, यानी जैसा कि गवर्नमेंट ने नियम अपने बनाए हुए हैं अकाउंटिंग करने के, वैसे ही हों। तो यहाँ रूल 80 हमें यही बताता है कि जो भी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो ऐसी हो कि जैसा कि जो है गवर्नमेंट के रूल में आता है, नहीं गवर्नमेंट जैसा जो है उस नॉर्म्स को बनाई है उसी के अनुरूप हो, या तो कोई स्पेशल ऑर्डर अगर जो है उस एप्रोप्रिएशन से संबंधित कोई स्पेशल ऑर्डर है और कि इस तरह से करना है, तब उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। लेकिन लगभग इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होगी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर को लेकर के, उसमें ये कंफर्म होना चाहिए कि वो जो है गवर्नमेंट के दिए गए प्रोविजन के अनुसार ही है। गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविजन अकाउंट से संबंध में बनाया है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के संबंध में, उसी के अनुसार है, ये कंफर्म होना चाहिए। आते हैं रूल 81 पर। रूल 81 है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स की। तो रूल 81 कहता है कि वो ऑफिसर्स जिनको की फंड दिया गया है, यानी जिन्होंने जो फंड को प्राप्त कर रहे हैं और फंड को खर्च कर रहे हैं,
उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि जो है जो भी उन्होंने फंड लिया है, फंड प्राप्त किया है, फंड रिसीव किया है या फंड को खर्च किया है, वो सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो वो सही सही गवर्नमेंट की उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। यानी जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी जो मैकेनिज्म है अकाउंटिंग का, उस मैकेनिज्म के अनुसार अकाउंटिंग पूरी होनी चाहिए और ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने उस पैसे को गवर्नमेंट के खर्च कर रहे हैं। रूल 82 है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल एंड चालान से संबंधित, यानी डिसबर्सिंग ऑफिसर जो भी बिल प्रिपेयर करेगा उसमें उसका बाकायदा क्लासिफिकेशन कर देगा कि वो किस हेड का पैसा है और कहाँ जा रहा है। हम लोगों ने जब बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख रहे थे तो उस समय ये बात आई थी कि जो डीडीओ होगा वो एक रजिस्टर ऑफ बिल तैयार करेगा जो कि TR-28 नाम से होगा। उस रजिस्टर में वो बाकायदा लिखेगा कि ये किस मद का पैसा है, कहाँ का पैसा है, किस हेड में ये बुक हो रहा है और इसमें इसकी टोटल क्या है, प्रोग्रेसिव टोटल क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें वो अंकित करता था। तो यहाँ वही बात है कि जो डिसबर्सिंग ऑफिसर होगा जब भी इस तरह के बिल तैयार करेगा तो उसको बाकायदा उसका क्लासिफिकेशन करेगा ताकि उसका मिलान जो है सही अकाउंट में हो सके। इसी तरह से जब गवर्नमेंट के पक्ष में कोई चालान जमा कर रहा है तो वो चालान जो है जब जमा होगा तो जहाँ चालान जमा होगा उसको भी बाकायदा उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों की क्लासिफिकेशन सही तरीके से होनी चाहिए ताकि उसकी अकाउंटिंग स्पष्ट रूप में हो जाए। अब आते हैं रूल 83 में। रूल 83 हमारा है चार्ज ऑफ वोटेज एक्सपेंडिचर से। तो यहाँ हम लोग जानते हैं जैसा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है आर्टिकल 112 का 3, उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर क्या क्या है उसके बारे में ए से जी तक बताया है, हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा है। तो वो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसमें किसी प्रकार के वोट की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो पैसा बिना वोट के होता है और उसको खर्च किया जाता है। और जो पैसा अलग से होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिसमें वोट की आवश्यकता होती है वो वोटेड एक्सपेंडिचर होता है। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा जिसमें पार्लियामेंट के वोट की आवश्यकता होती है वो वोटेड एक्सपेंडिचर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के 3 के प्रोविजन के अनुसार जो पैसा खर्च होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, उसमें वोट की आवश्यकता नहीं होती है। आते हैं रूल 84 पर। रूल 84 हमारा है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित। तो कैपिटल अकाउंट को हम ऐसे समझ लें कि जो है अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है और उसकी एसेट्स बढ़ रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी गवर्नमेंट जहां ऐसा कोई खर्चा कर रही है जिसमें उसकी एसेट्स बढ़ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। या कोई गवर्नमेंट का ऐसी एसेट्स है जिसमें उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, यानी जो है जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में हमने कोई और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि जिससे उसकी यूटिलिटी और बढ़ गई, बिल्डिंग का जो है कीमत और बढ़ गया। यानी बिल्डिंग में कोई नई चीज़ें हमने जोड़ दी, जैसे हमने उसमें वायरिंग करा दी पूरे, या हमने लाइन के तार बिछा दिए, या हम कोई लिफ्ट लगा दिए कोई, यानी उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए जो हमने काम किया वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो गवर्नमेंट की एसेट्स को बढ़ाए या उसकी यूटिलिटी जो भी एसेट्स हमारे पास है उस गवर्नमेंट के पास है उस एसेट्स की यूटिलिटी को बढ़ाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आता है और ये परमानेंट नेचर का होता है। और रेवेन्यू अकाउंट हमारा वो है कि अब गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट लग गई, सब कुछ हो गया, तो अब उस बिल्डिंग में जो लिफ्ट चलाने वाला है हम उसके लिए एक आदमी रखते हैं, यानी या अब उसकी देख रेख के लिए हम जो है उस पर खर्च करते हैं, मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ किसी ऑफिस को चलाने में जो खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में जो खर्च होता है, या डे टू डे बेसिस के जो हमारे रिकरिंग खर्चे होते हैं, ये सारे हमारे रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब रूल 85 है हमारा बैंकिंग अरेंजमेंट से। तो गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग होती है उसमें जो गवर्नमेंट का बैंक है, यानी भारत सरकार का जो बैंकर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी भारत सरकार के सारे पैसे का लेन देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है। तो इनका जो अरेंजमेंट है भारत सरकार के, जो भी अकाउंटिंग हुई, जो भी उनके पास आया, उसका
मुख्य रूप से उनको जानकारी आरबीआई के थ्रू मिलती है, यानी आरबीआई के पास ही उनका पैसा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फाइनली आरबीआई के थ्रू हो रही हैं। इसके लिए अब चूंकि भारत सरकार एक छोटी संस्था नहीं है, इसके पूरे देश में जो है जगह जगह इसके ऑफिसेज हैं। तो भारत सरकार का तो ठीक है आरबीआई है, लेकिन अब जो और देश में ऑफिस हैं, अगर वहाँ हमको ट्रांजेक्शन इस तरह से करना है, वहाँ खर्च करने हैं, तो उसको कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आरबीआई अपना एजेंट नियुक्त करती है। यानी जो एफिलिएटेड बैंक होते हैं आरबीआई के, जो उसके सहायक बैंक होते हैं, वो सहायक बैंक वो कोई भी नेशनलाइज बैंक हो सकता है, और वो बैंक जो है उस डिपार्टमेंट को सेवा देता रहता है। इसके लिए आरबीआई जो है उस मिनिस्ट्री से बातचीत करके उन्हें बताती है कि ये हमारा जो है सहायक बैंक है और यहाँ आपके खाते चल रहे हैं, यहाँ आपके खाते जो है इस ट्रांजेक्शन के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ यहाँ पर इस तरह से हो सकते हैं। तो इस तरह कहीं पर भी होंगे वहाँ जो भी बैंक होगा उसको आरबीआई अपना एक सहायक बैंक बना देती है, और वो डिपार्टमेंट या उनके जो भी पे अकाउंट ऑफिस होते हैं या कंट्रोलर ऑफिस होते हैं वो फिर उनके साथ उनका तालमेल होता है। फिर वहाँ वो ट्रांजेक्शन जो भी उनको गवर्नमेंट की रिसीट होती है वहाँ वो जमा करते हैं, वो आरबीआई में फाइनली आ जाता है, या जो खर्च करते हैं वो फिर उस बैंक से के थ्रू उनको खर्च होता है वो पैसा यहाँ आरबीआई को फाइनली पता चलता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने आरबीआई ने जगह जगह पर अपना एक सहायक बैंक नियुक्त किया है। तो वो जब भारत सरकार के खर्च की बात आती है तो यहाँ आरबीआई फाइनल उनको अपना अपडेट देता है, और फिर जो उनके जगह जगह डिपार्टमेंट हैं उसके लिए वो सहायक बैंक है वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे वो जैसे एक बड़ी संस्था के रूप में आरबीआई सरकार को बता रही है, वैसे उस छोटी संस्था के रूप में उस जगह पर जो सहायक बैंक होता है वो उसके लिए बताती है। अब इसमें उस सहायक बैंक को कैसे काम करना है, यानी जो बैंक के जो एजेंट के रूप में काम कर रही है दूसरी संस्था, आरबीआई के जो एजेंट के रूप में दूसरी संस्था काम कर रही है वो कैसे काम करेगी, तो इसके लिए आरबीआई समय समय पर अपना एक मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी करता है जिसमें वो बताता है कि आपको कैसे गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन को करने हैं, कैसे गवर्नमेंट की चीज़ों को ले आनी है। रूल 86 हमारा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा होता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो इनका है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें सैंक्शन का जो प्रिपरेशन होता है वो इसके अंतर्गत हो सकता है, बिल की प्रोसेसिंग इस पीएफएमएस के थ्रू हो सकती है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो हम चलाते हैं वो इसी के थ्रू चलाते हैं, फिर फंड फ्लो मैनेजमेंट जो हमारा होता है, यानी फंड की पोजीशन क्या है, फंड हमारा कैसे आ रहा है, कितनी तेजी से खर्च हो रहा है, किस तरह से किस महीने में किस तरह से खर्च हुआ, कहीं कोई ज्यादा खर्च कर रहा है, ये सारी चीजें एक क्लिक में हमें पता चलती है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसमें बड़ी चीज है कि हमें एक क्लिक पर ये पता होता है कि आज हमारे पैसे की पोजीशन क्या है, हमने जो पैसा यानी जो सीजीए ने जो पैसा ग्रांट किया था, जब पैसा उन्होंने जो दिया था खर्च करने के लिए, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रिपोर्टिंग उन्हें सही पता चलती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कही जाएगी पीएफएमएस के रूप में, जिसमें ये सारी चीजें हमें एक क्लिक पर पता चलती है। इसमें दूसरी बात है कि वो सारी मिनिस्ट्री जिनको की ग्रांट सैंक्शन हुआ है वो क्या करेंगे, अपने लास्ट लेवल तक के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पीएफएमएस पे रजिस्टर कर देंगे, जिससे कि उनको जो पैसा दिया जाए तो इनको पता चल सके कि उनका फंड का फ्लो कैसा है, यानी वो उसको ट्रैक कर सके, उनके फंड के फ्लो को ट्रैक कर सके, साथ ही साथ उनके पास कोई अनस्पेंड या पैसा कुछ बचता है उसको भी जाना जा सके। तो इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री को अपनी समस्त एजेंसियों को जो कि उस पैसे को खर्च कर रही है रजिस्टर करना होता है। तीसरी बात है कि जो पैसा मिनिस्ट्री को देना है अपनी एजेंसियों को, उसे जस्ट इन टाइम दे देना चाहिए, जहां तक संभव हो कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत दे दी जाए, पीएफएमएस के थ्रू उनको वहां दे दिया जाए। चौथी बात है कि जो डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट है उस साल का, यानी जो डिमांड मांगा गया था उसमें जो डिटेल्स उसके दिए हुए हैं उस वर्ष के जो डीडीजी बनी हुई है उसको इस पीएफएमएस पे अपलोड कर दिया जाए, जिससे पता चल सके कि हाँ वो जो पैसा मिला हुआ है, जो डिमांड है, जिस पर्पस के लिए वो उस पर्पस में काम हो रहा है। फिर इसके बाद रीएप्रोप्रिएशन और सरेंडर, यानी कोई यूनिट अगर रीएप्रोप्रिएट
रिपेट्रिएशन कर रही है, यानी किसी एक मत के पैसे को कहीं दूसरे जगह एडजस्ट कर रही है, या उसके पास कोई फंड सरेंडर हो रहा है, फंड उसके पास बच रहे हैं और उसको सरेंडर कर रही है, उस सेविंग के रूप में जो है सरेंडर हो जाएगा। तो इस तरह का जो रीअप्रोप्रिएशन एंड सरेंडर अमाउंट है वो भी इसी पीएफएमएस के थ्रू ही होना चाहिए, ये भी कहा गया है। इसके बाद जो भी ग्रांटी हैं, यानी जिनको पैसा मिला हुआ है खर्च करने के लिए, वो क्या करेंगी, वो एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है इशू करेंगी इसी पोर्टल पर, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हाँ जो पैसा यूटिलाइज हुआ है वो सही हुआ है। तो इस तरह से पीएफएमएस के थ्रू काफी पारदर्शिता आ जाती है, और निश्चित रूप से जो है इसमें पुरानी व्यवस्था से जो नई व्यवस्था है इसमें गवर्नमेंट को काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में अपने अकाउंट्स को देख सकती है और जान सकती है। आते हैं रूल 87 पर। रूल 87 है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बनाती है, स्कीम बनाती है, उसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका जो भी प्रोग्राम है, जो भी उसकी स्कीम है, उस स्कीम में जहां वो पैसा भेजना चाहती है वो सीधे सीधे चला जाए, यानी उसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए, और साथ ही साथ जो डुप्लीकेट पेमेंट होने की संभावना है वो भी खत्म हो जाए और पैसा समय से पहुंच जाए। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का उपयोग करके गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कर रही है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट कम समय में बिचौलियों को समाप्त करके और डुप्लीकेशन ऑफ पेमेंट को रोकते हुए ये चीजें कर रही है। इसमें दूसरी बात है कि जो इन काइंड या कैश ट्रांसफर हैं जो कि किसी बेनिफिशियरी को देने हैं, ऑनरेरियम के रूप में देना है या किसी अन्य रूप से अगर उसको पहुंचाना है, तो ये चीजें इस स्कीम के तहत यानी DBT के तहत बहुत आसानी से की जा रही हैं और कम समय में सही व्यक्ति के पास वो पैसा पहुंच जा रहा है। इसमें तीसरी चीज है कि इस DBT स्कीम को, यानी जो ये ट्रांसफर की जो स्कीम, जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन कर रहा है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सीधे सीधे पहले कर सकते हैं, या जो ट्रेजरीज हैं वो कर सकते हैं, या तो तीसरे रूप में हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रख रहे हैं जो इन दोनों संस्था से अलग एक संस्था होती है जिसको काम के लिए कुछ पेमेंट किया जाता है। एक संस्था उसको भी ये काम दिया गया है कि वो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गवर्नमेंट का पैसा फिर वो सही जगह ट्रांसफर करती है जहां गवर्नमेंट चाहती है। चौथी बात, जो इन काइंड ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर जो है, जो गवर्नमेंट चाहती है करना, वो या तो खुद कर सकती है या तो जो है इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू उस जगह पर सीधे सीधे पहुंचा देती है और वो पैसा वहां पहुंच जाता है। पांचवी चीज है कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जब इस तरह के पैसे को ट्रांसफर करेगी तो वो पीएफएमएस के थ्रू ही करेगी, और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस संबंध में रूल फ्रेमवर्क करता है, इस संबंध में जो दिशा निर्देश तैयार करता है, उसी के अनुरूप वो इस पैसे को सीधा ट्रांसफर करेगी उस बेनिफिशियरी को जहां वो पैसे ट्रांसफर होने हैं। छठी बात है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन उसी पीएफएमएस पर जनरेट करेगी, जिसमें ये स्पष्ट होगा कि जो भी उस ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किया गया है उसी पर्पस के लिए किया गया है जिस पर्पस के लिए उसको कहा गया है, नहीं जिस पर्पस के लिए पैसा अप्लाई किया गया है उसी पर्पस के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये वो इस तरह का सर्टिफिकेट वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पीएफएमएस के पोर्टल पर ऑनलाइन ही सबमिट कर देगी, ऑनलाइन ही अपना जनरेट कर देगी। फिर लास्ट में जो अंतिम बात है वो ये है कि इस तरह की जो भी बिचौलिए का काम कर रहे हैं, सरकार और बेनिफिशियरी के बीच में जो है, जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जो पैसा पहुंचा रहे हैं, इस तरह की जो है, जैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कोई है वो प्राइवेट है और वो काम कर रही है इस तरह के पैसे को ट्रांसफर करने का, गवर्नमेंट के पैसे को उस सही जगह तक पहुंचाने का, तो उसके लिए वो कुछ चार्ज दे सकती है। तो उसके लिए जो भी चार्ज है, उसके लिए जो भी गाइडलाइन तैयार करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उस तरह से उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर चार्ज भी देना होता है। तो इस तरह से हमारा रूल 71 से रूल 87 कंप्लीट होता है यहाँ। थैंक यू वेरी मच।